बच्चों, जैसा कि आज अगले टॉपिक जो कल भौतिक विज्ञान में बताया गया था, उसी में चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण का बताए थे, गोली दर्पण, अवतल और उत्तल, उस अवतल दर्पण में U तथा F सदैव ऋणात्मक होते हैं, जबकि हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। आखिर प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की खाली फोटो प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V का मान ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए V का मान धनात्मक होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि दर्पण में आपको चिन्ह परिपाटी यानी कि प्लस माइनस की स्थिति बदलती रहती है, और उसी क्रम में जब हम उत्तल दर्पण में U का मान देखते हैं, U यानी कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है, U ऋणात्मक तथा V तथा F सदैव धनात्मक होते हैं। V उस वस्तु का प्रतिबिंब तक की दूरी होती है जहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और F फोकस दूरी कहलाती है दर्पण की, और यही फोकस दूरी जो हमेशा उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। उसी क्रम में रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए भी आता है सवालों में, न्यूमेरिकल में। रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए M बराबर I/O। I जो है प्रतिबिंब की लंबाई होती है और O वस्तु की लंबाई होती है। M रेखीय आवर्धन आखिर है क्या? रेखीय आवर्धन में इस बात को ध्यान में देना है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। M बराबर I/O। उसी क्रम में संयुग्मी फोकस परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। संयुग्मी फोकस गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर, गोली दर्पण का मतलब ये है उत्तल और अवतल, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसके बिंदु पर बनता है तथा इसके बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। ये स्थिति संयुग्मी फोकस कहलाती है। संयुग्मी फोकस के संदर्भ में आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब। जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं, तो इसका बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। उसी प्रकार जब प्रतिबिंब में हम बात करते हैं वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी ये दो प्रकार के प्रतिबिंब हैं जो अवतल दर्पण की स्थितियों में और उत्तल दर्पण की स्थितियों में बनते हैं। प्रतिबिंब में जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु पर वास्तव में परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और उसी प्रकार यह अधिकांश
उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उल्टा और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसी क्रम में आभासी प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती प्रतीत होती हैं और जिसमें वे वास्तव में नहीं मिलती, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब होता है और यह अधिकतर सीधा बनता है। यह अधिकतर हमेशा सीधा बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कल मैंने वक्ता त्रिज्या के बारे में बताया था। वक्ता त्रिज्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्ता त्रिज्या उस खोखले गोली की त्रिज्या होती है, जैसे कि एक वृत्त है, खोखला गोला है, उस खोखले गोली की त्रिज्या जिसका दर्पण स्वयं एक भाग होता है, उसे हम जो है वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उसी क्रम में मुख्य अक्ष जो आता है, सीधी सरल रेखा दर्पण से जो खींची जाती है, मुख्य अक्ष में दर्पण के वक्ता केंद्र व ध्रुव से मिलने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्ता केंद्र सी कहलाता है, वक्ता केंद्र सी तथा ध्रुव पी कहलाता है। मिलने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। उसी प्रकार फोकस बिंदु की हम बात करते हैं। कि फोकस बिंदु आखिर क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तथा किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं और उसी क्रम में फोकस दूरी कहना चाहिए स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार ये सारी बातें थी। उसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन अभी आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में जब अपवर्तन की हम बात करते हैं, तो अपवर्तन में जब प्रकाश किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम, यानी कि विरल माध्यम से सकल माध्यम की ओर, यानी कि कह सकते हैं हम कि ये प्रकाश की किरण आ रही है और अविलंब से झुक रही है। यानी कि एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से क्या करती, विचलित होकर गमन करने लगती है। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा नियम है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि sin i अपॉन sin r बराबर नियतांक। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसकी हम पुष्टि सवालों के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर I जो है आप देख रहे हैं, I जो है आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण के रूप में होता है, आपका अपवर्तन कोण के रूप में होता है, अपवर्तन कोण के रूप में होता है। तो बच्चों इतना आपको पढ़ना है। इसके जो कुछ सवाल हैं कल उनकी हम पुष्टि करेंगे, उनको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।